इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद भाग 2, जिसमें हम जहां से छोड़े हैं भाग 1 में वहां से पढ़ना चालू करते हैं। तो चलिए, 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत जिसको बोलते थे ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। क्यों? वहां पर कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई, क्योंकि बिना लकड़ी के जहाज उस समय बनते नहीं थे। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? अगर लकड़ी ना हो तो जहाज कहां से बनेंगे? पहले तो स्टील, एल्युमिनियम, लोहा वगैरह तो उतना चलता नहीं था, और जहाज के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी? ये दो सवाल लोगों के मन में था। 1820 के दशक में खोजी दस्ते, जो रिसर्चर होते हैं, खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा पर अन्वेषण करने के लिए, मतलब उस पर सोचने विचारने के लिए, उनके बारे में मालूम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे। मतलब 10 साल के अंदर में ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर वृक्ष काटना चालू हो गया, और भारी मात्रा में लकड़ी हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा, और बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ी को हिंदुस्तान से उनके देश में ले जाया जाता था। कहाँ पे? यूरोप और इंग्लैंड में। तो ये 1820 का बात था, ठीक है। 30 तक पेड़ कटना चालू। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार में, रेल लाइन जब बिछाए जाते थे तो उनके लिए लकड़ी के लिए, उनके स्लीपर में लगने वाले लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी गई। उसमें साल के वृक्ष के टहनियां लगते थे, मतलब लकड़ी लगती थी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। शाही सेना को बरकरार रखना है, औपनिवेशिक शासन को बरकरार रखना है, व्यापार को चालू रखना है, तो रेल लाइनें जरूरी है। इंतजाम को लगाने के लिए, जो भी इंतजाम थे उनको चलाने के लिए, ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी मात्रा की जरूरत थी, और बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ी का जरूरत वहां पर पड़ता था। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। कितना? 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। एक आर्मी का दौड़, चाहे कोई भी पुलिस का, उतना लंबा एक रेल पटरी बिछाने के लिए 1700 से लेकर 2000 स्लीपर लगते थे, जिसमें आपको 4 से भाग कर दो तो करीबन 400 पेड़ काटे जाते थे, 400 से 500, तभी उतना स्लीपर हो पाता था, क्योंकि एक पेड़ में 4 स्लीपर होते थे, 4 से 5, ज्यादा नहीं। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला, और भारत में भी 1860 में रेल लाइनें आ गई थी। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। कहां पर? हिंदुस्तान में। 1890 तक। 1946 में इन लाइनों की जब लंबाई बढ़ाई गई तो 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। तो जो 25,000 किलोमीटर था, अब वह 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुका था रेल लाइन भारत में। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़े तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में, केवल मुंबई एरिया में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए, और बाकी सबके लिए तो काटे जाते ही थे, लेकिन 35,000 केवल स्लीपर रेलगाड़ियों को बिछाने के लिए काट दिया गया। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए, जो भी सरकार उस समय थी, आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। जब जंगल कटेगा तो जंगल तो तेजी से गायब होगा ही, कहीं कहीं से नहीं काटते थे, एक लाइन से काटना चालू कर देते थे।
कि खत्म करो सबको। ये बांस, चित्र 4, बांस के बड़े कासालांग नदी में बह कर जाते हुए, यह है चिट्टीगंग पर्वत पट्टी। मतलब बांस को यहां से ले जाने का यह माध्यम था। ऐसे ही बांस को एक जगह से दूसरे जगह पर लोग ले जाते थे, क्योंकि एक लाइन में होता था, जिसके वजह से नदी के पानी, नदी के बहाव की वजह से उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिए जाते थे। और ये देखो, हाथी एक स्लीपर को उठाकर रख रही है, क्योंकि भारी भरकम काम के लिए हाथी का मदद लिया जाता था। रंगून का भी एक लकड़ी होता था। रंगून गोदाम का नाम है। तो रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहेजता हुआ हाथी, मतलब लकड़ी का एक लाट जो लगता है, उसको सरियाते हुए हाथी यहाँ पर दिख रहा है अपने को, क्योंकि वो भारी भरकम जो भी भारी सामान होता है अपने पूंछ से ये लोग उठा सकते हैं। और नहीं उठाएंगे तो देखो नीचे पिलवान खड़ा है, ये को भाला मारेगा, बस उठा कर रख देंगे। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। और आज भी हाथी का इस्तेमाल उसी में किया जाता है, जंगलों में बस। नहीं तो बाकी जगहों पे तो लोग शानो शौकत मान लेते हैं। जिन लोगों की औकात नहीं थी उस समय चूचा करने के लिए, आज अपने घर के शादी में हाथी और घोड़े को बांधते हैं अपना राजशाही दिखाने के लिए। अरे भैया, तुम्हारा राजशाही कुछ हिले नहीं था, तू दिखाता कौन ची का है। लेकिन फिर भी मुल्तान और सुखपुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनानी चालू हो गया था। उस समय काम चालू हो गया था। 300 मील कितना किलोमीटर? 450 किलोमीटर लंबा लाइन। 2000 स्लीपर प्रति मील की जरूरत पड़ता था। मतलब एक मील लाइन बिछाने में 2000 स्लीपर लगते थे। तो यहाँ पर 300 मील बिछाना है तो कुल मिलाकर 6 लाख स्लीपरों की जरूरत होगी, या 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की जरूरत यहाँ पर होगी। इन जंगलों को ईंधनों के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन ले जाने और ले आने में एक ट्रेन और एक मान प्रति टन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होती थी। यहाँ पर आपको ये फंस रहा होगा कि एक ट्रेन व एक मन का मतलब होता है, मतलब एक मन में 40 किलोग्राम, मतलब 40 किलो, ठीक है। प्रति टन मील के हिसाब से सालाना, मतलब एक साल में उसी जगह पे जहां पर जाते आते 2 टाइम में जाओ और लेकर आ जाओ, पूरे एक साल में 2,19,000 मन की जरूरत होती थी। तो 2,19,000 मन को इनमें क्या करो, 40 से गुना करो तो कितना होता है? तो गुना करने पर आ रहा है 87,60,000 किलो। इतना लकड़ी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था केवल साल भर में। याद रखना, 87,60,000 किलो का इस्तेमाल हो जाता था एक साल में। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधनों की जरूरत होती थी, मतलब लकड़ी की जरूरत होती थी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे, और सिंध के जंगल जो अभी सिंध पाकिस्तान में आता है, तो वहां से ही लकड़ी आता था। यह ईंधन सिंध, पंजाब और झाऊ, जिसको अभी झाऊ ही हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टमारिस्क, और झांड के जंगलों से लाया जाने लगा था। दूसरी नई लाइन जिसको बोलते थे नॉर्दर्न स्टेट रेलवे, लाहौर से मुल्तान तक चली थी। ये बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपरों की जरूरत होगी। 22 लाख जब स्लीपरों की जरूरत होती है तो हमें कितना पेड़ काटना होगा, जिसका हिसाब आपको निकालना है। ये रहा क्रियाकलाप। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 तक स्लीपरों की जरूरत थी। और ये साल का जो लकड़ी होता था वो जल्दी सड़ता नहीं था। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 से 4 स्लीपर बन जाते थे।
3 मीटर बनाने के लिए 3 से 5 स्लीपर बनते थे। इतना याद रखो कि 3 से 5 स्लीपर बनते थे, कितना, एक पेड़ में। तो हिसाब लगा कर देखे कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने जरूरी थे, कितना पेड़ काटा जाता था। तो करीबन 400 से 500 के बीच में पेड़ को काट दिया जाता था, केवल 1 मील पटरी बिछाने के लिए। उसके बाद ये देखो चित्र, इसमें ट्रक में भर के ले जा रहे हैं। ये एमपी का गाड़ी है, MP 25B 1034। गाड़ी का नंबर छोड़ो, लकड़ी देखो, ये सब लकड़ी रेल के पटरी के लिए इस्तेमाल होता था। पहले के पुलिस लोग साइकिल से जाते थे, फिट रहते थे। आज के लोग गाड़ी से जाते हैं और एकदम बीमार रहते हैं। चित्र 6, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें। ये सिर पर रख के औरतें ला रही हैं घर में लकड़ी खाने बनाने के लिए। चित्र 7, लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक। लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण कराता है, जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पादक इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे, वो बड़े शहर में जाते थे। अगला हमारा टॉपिक है बागान। बागान में जानेंगे कि कैसे, कहां से क्या क्या उगाया जाता था। जैसे यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। मतलब चाय, कॉफी और रबर के बागान वहां बनाए गए। इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक बहुत भारी हिस्सा मतलब बहुत बड़ा हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर अपने विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दी। इन इलाकों की बराबंदी, फिर इसको घेर दिया गया, बराबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। इसको घेराबंदी करके जंगल को हटा दिया गया। चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी और वहां पर चाय और कॉफी को उगाया जाने लगा। इसलिए चाय और कॉफी दो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये सब विदेशी चीज है। लेकिन फिर भी बिना चाय पिए कोई रह कहाँ सकता है, सबको आदत हो गया है। फ्रेजर बैंड टी, ये प्रचार है। द लंदन ग्लासगो टी, छोड़ो इसको, सुपर टी 2263 ऐसे पर पाउंड के हिसाब से मतलब वहां पर मिलता था। प्लेजर ब्रांड चाय। अगला हमारा टॉपिक है व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यवसायिक बातचीत हम कैसे शुरू कर चुके थे। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइटिच बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को ही यहाँ पर मतलब मशवरे के लिए, बात विचार करने के लिए बुलवाया। उसके बाद उसे देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त कर दिया गया। वहां का वन महानिर्देशक नियुक्त कर दिया गया। ब्रिंडस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान के प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, मतलब एक कानून लागू करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधित नियम तय करने होंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसे गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस तंत्र की मतलब जो नहीं माने, अवमानना करके पेड़ काटने वालों को दंड के भागीदारी उनको समझा जाएगा, वो दंड के हकदार होंगे। क्रियाकलाप, अगर आप उस समय भारत की सत्ता आपके हाथ में होती तो रेल के स्लीपरों के लिए, ईंधनों के लिए आप क्या करते, कौन से कदम उठाते।
ये वृक्ष है जो देखो सीधे लाइन में यहाँ पर लगाया हुआ है। इटली स्थित, इसको बोलते थे टक्सनी के पॉपुलर के जंगलों का एक व्यवस्थित गलियारा। ये व्यवस्थित गलियारा थी। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते भी हैं। पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादकों के लिए उपयोगी नहीं है। ये दूसरे काम के लिए नहीं, केवल लकड़ी के लिए इस्तेमाल में आते हैं। एक सामान्य लंबाई वाले और सीधे में लगे इन पेड़ों को देखें, यही वो मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया था। ये वैज्ञानिक वानिकी कोई है, उन्होंने ही इसको प्रोत्साहित किया था, इसको पास किया था और इस तरह पेड़ लगाने के लिए लोगों को बताया था। इस तरह देखिए किस तरह पेड़ लगाया गया, लाइन बाय लाइन, और पहाड़ पे इसको भी काटे जाते थे। ये सब मशीन से कटता था। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इन्होंने ही लिखवाने में और लिखने में भागीदारी अपनी निभाई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुए। ये देहरादून में इसकी स्थापना की गई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट कहा गया। इसका नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट, वैज्ञानिक वानिकी। लेकिन आज परिस्थिति विशेषज्ञ सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। आज के लोग मानते हैं ये जो पद्धति है, ये जिस तरह हम यहाँ पर काम किए हैं, ये कतई मतलब वैज्ञानिक है ही नहीं, वैज्ञानिक तौर पर है ही नहीं। अरे ये तो बच्चा खच्चा भी कर लेता है, लाइन से लगा लेता है पेड़ को। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। जितने भी प्राकृतिक जंगल थे उसको काट दिए गए। उसकी जगह सीधी पंक्ति में, सीधे लाइन में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। तो ये तो वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक का मतलब हो गया कि हर जाति को एक जगह लगा दो। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधकों के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा और कितना नहीं। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह जंगल लगाने के लिए, वन लगाने के लिए यहाँ पर कानून लागू हुआ, जिसका नाम था वैज्ञानिक वानिकी के नाम से उनको चालू किया गया। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1978 में और फिर 1927 में। 1978 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। अब देखो, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया था। सबसे अच्छा जो जंगल है उसको आरक्षित जंगल। उसके बाद से गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने के लिए, ईंधन के तौर पर केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे, बाकी इलाकों से नहीं ले सकते थे। जो उनके लिए सुरक्षित और ग्रामीण इलाका में जो जितने भी जंगल थे, वहां से आप जो भी लेना है, लकड़ी काटना है, पत्ते काटना है, ईंधन ले जाना है, ले जाओ। लेकिन आरक्षित वन से आपको कुछ नहीं ले जाना है। अगले भाग में हम लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, जो भी लोग जंगल में रहते थे उनकी जीवन को कैसे प्रभावित किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भाग 3 में। ये देखो नए शब्द, वैज्ञानिक वानिकी। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसी को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद जी।